हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या करेंगे? मोबिलिटी से स्टार्ट करेंगे आज हम। लास्ट में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया था। अब मैंने बोला था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हमें बहुत सारे रिलेशंस निकालने हैं, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, करंट एंड सो ऑन। सो आज हम निकालेंगे मोबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोबिलिटी समझते क्या है, देन हम रिलेशंस निकालेंगे। इस पूरे चैप्टर में रिलेशंस ही हैं। मतलब अगर आप बात करो, आपका 10th का जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप उसे एक बार रिवाइज कर लो तो वो इस चैप्टर में आपके कम्प्लीटली काम आने वाला है, क्योंकि आधा चैप्टर तो वही है, उसी का थोड़ा सा एडवांस चैप्टर समझ सकते हो आप इसे। तो अगर किसी को रिवाइज करना है और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? जो हमारे कैरियर्स थे, करंट कैरियर्स, जब वो उनकी मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को किसी ना किसी पैरामीटर से या क्वांटिटी से हमें मेज़र करना होता है। उस मूवमेंट को जिससे मेज़र करते हैं, दैट इज़ मोबिलिटी। नाउ मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, मोबिलिटी डिपेंड किस चीज़ पे करेगी? हमारे जो कैरियर्स हैं, एक तो उनकी वेलोसिटी, सेकंड उन पे कैसा फील्ड लग रहा है। सो मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, वो क्या थी? क्यू ई टो डिवाइडेड बाय एम। यहाँ से ई से ई कट जाएगा और हमारे पास क्या बच गया? क्यू टो बाय एम। अच्छा, ये क्यू कहाँ से आया आप सोच रहे होंगे? वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था, तो यहाँ पर ई था। ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी और के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते तो वहाँ पे उसी का चार्ज आ जाता। दैट मीन्स हमने यहाँ पे जनरलाइज में क्यू रख दिया। अब अगर हम मोबिलिटी निकालें इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोबिलिटी आ जाएगी ई टो ई बाय एम ई, और होल्स के लिए एच यूज़ कर लेंगे। अगर मैं मोबिलिटी के लिए हमारी एसआई यूनिट निकालूँ तो वो दो तरीक़ों से निकल सकती है। फर्स्ट, अगर मैं ये लूँ, ये वाली, ये फॉर्मूला है वी डी बाई ई। वी डी इज़ द स्पीड। स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था? देखो, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? न्यूटन कूलम। ठीक है, तो जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी न्यूटन पर कूलम को, ये आ जाएगी दिस। या तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, एंड द सेकेंड वन इज मैं इसे निकाल सकती हूँ कहाँ से? हमारे इस वाले फॉर्मूले से। तो बेसिक आप यही याद रखो, एक ही याद रख लो, वो भी सफिशिएंट ही है। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। उसके लिए करंट का फॉर्मूला उठाते हैं, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पुट करवाएंगे उसे अकॉर्डिंगली। देखो, हमारा जो एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका लेंथ कितनी है? एल। एरिया कितना है? ए। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू लेंथ, ए एल। हमने बोला था कि n इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर 1 मीटर क्यूब हमारा एरिया वॉल्यूम है, तो उसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं कहूँ कि ये 2 है, तो हमें 2n करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली कंप्लीट वॉल्यूम कितना है इसके लिए? ए एल। ए एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? ए एल ई। ठीक है, अब हमारा चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इक्वल टू n into E. n is the total number of particles, charge particles present, and E is the charge on electron. और ये n की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पर ये कैपिटल N निकला हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा ALNE। ठीक है, अब ये बताओ, जो टाइम होता है, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, इस कंडक्टर को क्रॉस करने में हमारे इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा? लेंथ कितनी है? डिस्टेंस कितना है? एल। और किस वेलोसिटी से चल रहा है? वी डी से। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी आ गया। अब करंट क्या होता है हमारे पास? करंट निकालना था बेसिकली। करंट इज क्यू बाय टी। क्यू की और टी की वैल्यू हमने निकाली है, वो इसमें पुट करवा देंगे। पुट करते ही एल से एल कट हो जाएगा और आई क्या बच जाएगा? आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। यानी कि आई के फॉर्मूले में 4 चीज़ें आती हैं: एरिया,
of the conductor, n is the number density, E is the charge on electron and Vd is the drift velocity. अगर मुझे इसका फॉर्मूला मोबिलिटी के साथ निकालना है तो मैं मोबिलिटी का फॉर्मूला पुट कर दूंगी यहाँ से इस वाले फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी में Vd का ये फॉर्मूला पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा। देखो बेसिकली इसमें से एक या दो न्यूमेरिकल उठ सकता है, तो न्यूमेरिकल के लिए हमें एक दो फॉर्मूला रिमाइंड रखना होता है। उसके लिए क्या किया करो, ये जो बहुत सारे फॉर्मूलाज है ना, एक अपनी नोटबुक का लास्ट पेज लिख लो, उस पर यूनिट 1 फॉर्मूलाज, एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, कितने पेजेस होंगे, 10 पेजेस होंगे मैक्स टू मैक्स, या 15, सपोज एक यूनिट में 2 पेजेस भी लग रहे हैं तो एक में आधे भी लग रहा होगा, तो एवरेज आपके 15 पेजेस आ जाएंगे। वो 15 पेजेस आपको फाइनल में काम आएंगे। तो इस तरह फॉर्मूला सेपरेट रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। अब देखो यहाँ पर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी सब कुछ ही यूज़ होना है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे सिर्फ उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन लेना है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, मैंने पहले ही बोला है कि 10th क्लास की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसको थोड़ा सा रीड कर लो, समझ लो। एक छोटी सी वीडियो है उस पर भी, और जो मैं लिंक में डाल ही दूँगी, ये आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो वो एक बार देख लेना, उससे आपको रिवाइज़ हो जाएगा सब चीज़ें। एक बार रिवाइज़ हो जाए ना, सिर्फ सुन लेना, उसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सुन लोगे तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा। ओम्स लॉ क्या था, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या थी, कहाँ पर लग रहा था, कहाँ नहीं लग रहा था, एंड सब कुछ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या था, उसमें हम ये बोलते थे दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई when physical quantities like temperature and pressure and all remains constant। जब तक physical conditions constant रह रही है तब तक v है I के proportional है। यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया था v is equal to IR। अब अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज़ करके ओम्स लॉ निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टो बाय एम। ये फॉर्मूला तो रट लेना, मतलब क्रैम कर देना इस चीज़ को, तो ये फॉर्मूला हर जगह यूज़ होगा, इसी से स्टार्ट हो रही है क्योंकि चीज़ें। देन वी नो ई इज इक्वल टू वी बाय एल, ई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। अब देखो बच्चा, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला निकाल दिया, हमें रिलेशन v और i के बीच में निकालना है। v तो आ गया, i कैसे लाएंगे, i का रिलेशन हमें पता था। अगर मैं इस वाले रिलेशन में vd में ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a n e स्क्वायर टो m l इंटू वी आ गया। अब v बाय i करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला में जो m है, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, a इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, n इज़ नंबर डेंसिटी, e स्क्वायर इज e इज़ व्हाट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टो इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। कैसे, m l a कांस्टेंट रहेंगे, e भी कांस्टेंट रहेगा। n कब चेंज होता है, जब कोई हम मटेरियल ही चेंज कर देते हैं। सपोज मैं कॉपर वायर यूज़ कर रही थी, कॉपर से एल्यूमिनियम में शिफ्ट होगी, तब जाके n चेंज होगा, वरना n चेंज नहीं होगा। n डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। और टो कब चेंज होगा, जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा। और हमने पहले ही बोला है ओम्स लॉ के लिए ये सब चेंज नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, तो हम इसे किसी और कॉन्स्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज r, ठीक है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू m l बाय a n e स्क्वायर टो, ये वैल्यू आ गई, यानी कि v इज इक्वल टू आई आर आ गया। दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। r के साथ भी रिलेशन निकल गया हमारा एक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे आप बोलते थे किससे, रो से। रो कैसे निकालते थे, उसके लिए फॉर्मूला होता था r इज इक्वल टू रो l बाय ए। देखो इसकी एक दो SI यूनिट्स एंड सो ऑन है, मैं थोड़ा सा बता भी रही हूँ, पर इसको फिर भी अगर आपको ये चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो 10th क्लास का रिवाइज कर लेना एक बार। ये हमारी रो आ गया, रो इज इक्वल टू r a बाय l। सपोज करो मैं l भी 1 मीटर ले रही हूँ, a भी 1 मीटर स्क्वायर ले रही हूँ, तो वहाँ पे रो इज इक्वल टू r हो जाएगा। दैट मीन्स रो क्या है,
एक रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का जिसकी लेंथ क्या है यूनिट और एरिया क्या है यूनिट। ऐसे कंडक्टर का क्या है ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है ओहम मीटर। और डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से निकाल देंगे आर ए बाय एल। ठीक है, यहाँ पे आर ए और एल की हम जब पुट करेंगे तो यहाँ से डायमेंशंस भी निकल जाएंगे। नाउ हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है इसका भी, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिससे पे रो डिपेंड कर रहा हो हमारा। अब वी नो वेरी वेल दैट आर इज इक्वल टू वी बाई आई, और आर का फॉर्मूला क्या था, ये अभी निकाला है पीछे, ये फॉर्मूला था। देखो अगर ये चीज़ें आएंगी तो आपको फॉर्मूलास थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, और ये वो याद कैसे होते हैं जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ठीक है, अब देखो हमारे पास आर का एक और फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, देखो यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, रो के, यानी रो इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वेयर टो। देखो अब यहाँ पर m और e ये तो हर कंडीशन के लिए कांस्टेंट है, लेकिन n और टो फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाएंगे। n और टो के चेंज होने से हमारा रो पे फर्क पड़ेगा। n क्या है, नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये कैसे चेंज होते हैं, ये मटेरियल के हिसाब से चेंज होते हैं। सपोज एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 3। अब सिमिलरली मैं सोडियम में चेंज हो जाऊँ तो सोडियम में वो कितने होते हैं, 1। तो इसी हिसाब से मटेरियल चेंज करने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में फ़र्क पड़ता है। इसलिए n डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। तो दैट मीन्स जो हमारी रेजिस्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। मटेरियल का नेचर क्या है उसके हिसाब से चेंज होगा। सेकेंड, टो पे। टो क्या होता है, देखो टो इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब टो क्या था कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में टकराना, वो टकराएंगे कैसे, वो डिपेंड करेगा जितना हम उसे टेम्परेचर देते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, थर्मल स्पीड। मतलब देखो इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शायद दिमाग में बैठ जाए चीज़। आपके पास गर्म तवा है जिस पे रोटी बनाते हो, उस पर अगर आप कोई पानी या चीज़ डालोगे वो जितना गर्म होगा उतनी ऊपर उछलेगी वो। दैट मीन्स टेम्परेचर डिफाइन करेगा कि उसकी स्पीड क्या होगी चीज़ की उछलने की। आप उस पर पानी के छींटे डाल के देखो, जितना गर्म तवा होगा वो उतनी ऊंची छींटे उछलेंगे। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करेगा कि वो जितना हम उसे टेम्परेचर देते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। जितनी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा उसका कोलिजन टाइम डिक्रीज होता चला जाएगा, उतनी जल्दी जल्दी टकराएंगे, कोलिजन टाइम डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स टो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। कैसे, सपोज टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो टो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, अभी समझाया मैंने। और रेजिस्टिविटी इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगी तो टो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। दैट मीन्स टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टिविटी कम होती है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज nature of the material and second one is the temperature of the material, and these two factors are represented by n and τ। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये याद रख लेना। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी हो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।